नमस्कार। चलिए आज कक्षा 10 के अर्थशास्त्र के अध्याय वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझते हैं, जिससे बोर्ड परीक्षा की तैयारी में मदद मिल सके। तो देखिए, हम इस अध्याय को 3 हिस्सों में देखने वाले हैं। पहले समझेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को, फिर देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न और आखिर में कुछ बहुत जरूरी शब्दों के मतलब जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं इस अध्याय के कुछ सबसे जरूरी और बड़े प्रश्नों के साथ। प्रश्न संख्या 1। प्रश्न, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके 3 प्रभावों का वर्णन कीजिए। उत्तर, वैश्वीकरण का अर्थ है विश्व की अर्थव्यवस्थाओं का एक दूसरे से जुड़ना, ताकि वस्तुओं, सेवाओं, निवेशों और तकनीक का आदान प्रदान स्वतंत्र रूप से हो सके। 3 प्रभाव। 1. विदेशी निवेश में वृद्धि, भारत में विदेशी कंपनियों का निवेश बढ़ा है। 2. रोजगार के अवसर, नए उद्योगों और सेवाओं के आने से रोजगार के अवसर बढ़े हैं। 3. गुणवत्ता में सुधार, प्रतिस्पर्धा के कारण उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ी है। सरल व्याख्या। तो आसान शब्दों में इसका मतलब ये है कि वैश्वीकरण के जरिए दुनिया के अलग अलग देशों के बाजार एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। इससे सामान, पैसा और नई नई टेक्नोलॉजी का लेन देन बहुत आसान हो जाता है। भारत पर इसके 3 खास असर हुए। पहला, बाहर की कंपनियों ने यहां आकर पैसा लगाया। दूसरा, नए उद्योग लगने से लोगों को रोजगार मिला। और तीसरा, बाजार में मुकाबला बढ़ने से हमें बेहतर क्वालिटी का सामान मिलने लगा। पिन प्रश्न संख्या 2। प्रश्न, भारत सरकार द्वारा विदेश व्यापार एवं विदेशी निवेश पर अवरोधक लगाने के क्या कारण थे? इन अवरोधकों को सरकार क्यों हटाना चाहती थी? उत्तर, अवरोधक लगाने के कारण। 1. स्वतंत्रता के बाद आत्मनिर्भरता का लक्ष्य प्राप्त करना। 2. घरेलू उद्योगों की सुरक्षा करना। 3. विदेशी प्रभाव को सीमित करना। अवरोधक हटाने के कारण। 1. 1991 के आर्थिक संकट के बाद विदेशी पूंजी की आवश्यकता थी। 2. दक्षता और गुणवत्ता बढ़ाने की जरूरत महसूस हुई। 3. वैश्विक बाजार से जुड़ने की आवश्यकता थी। सरल व्याख्या। देखिए, आज़ादी के बाद सरकार ने बाहरी व्यापार पर कुछ रोक इसलिए लगाई थी ताकि हमारा देश खुद पर निर्भर बन सके और हमारे यहाँ के छोटे उद्योगों को विदेशी कंपनियों से मुकाबला न करना पड़े। लेकिन फिर 1991 में देश में एक बड़ा आर्थिक संकट आया। उस समय हमें विदेशी पैसे की जरूरत पड़ी। सरकार को यह भी लगा कि अगर बाहर की कंपनियां आएंगी तो मुकाबला बढ़ेगा और हमारे देश में बनने वाले सामान की क्वालिटी भी सुधरेगी। इसीलिए यह रोक हटा दी गई। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न, वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है। इस कथन की व्याख्या कीजिए। उत्तर, वैश्वीकरण का लाभ सभी वर्गों को बराबर नहीं मिला है। 1. उद्योग, बड़े उद्योगों को लाभ हुआ है जबकि छोटे उद्योगों को नुकसान हुआ है। 2. श्रमिक, शिक्षित लोगों को अवसर मिले हैं लेकिन अशिक्षितों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ा है। 3. क्षेत्र, शहरों का विकास हुआ है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों की उपेक्षा हुई है। मनोज, सरल व्याख्या। इस उत्तर से ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि वैश्वीकरण का फायदा हर किसी को एक जैसा नहीं मिला। जो बड़े बड़े उद्योग थे उन्हें तो बहुत लाभ हुआ, पर जो छोटे उद्योग थे वे इस मुकाबले में टिक नहीं पाए और उन्हें नुकसान हुआ। इसी तरह जो लोग पढ़े लिखे और कुशल थे उन्हें अच्छी नौकरियां मिलीं, लेकिन कम पढ़े लिखे लोगों के लिए मौके कम हो गए। और इसका असर इलाकों पर भी पड़ा। शहर तो बहुत तेजी से आगे बढ़ गए, लेकिन गांव विकास की इस दौड़ में पीछे रह गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ छोटे प्रश्नों को देखते हैं जो वैश्वीकरण के अच्छे और बुरे दोनों तरह के प्रभावों को और साफ करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। पहले वैश्वीकरण के कुछ नकारात्मक प्रभावों पर नजर डालते हैं। पिन प्रश्न संख्या 4। प्रश्न, वैश्वीकरण के भारतीय अर्थव्यवस्था पर 2 नकारात्मक प्रभाव बताइए। उत्तर, 1. छोटे उद्योगों का पतन हुआ है। 2. श्रमिकों के हितों की उपेक्षा हुई है। सरल व्याख्या। तो इसके 2 बड़े नुकसान क्या हुए? पहला ये कि जो हमारे छोटे घरेलू उद्योग थे वे बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों के सस्ते सामान का मुकाबला नहीं कर पाए और धीरे धीरे बंद होने लगे। और दूसरा, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने की होड़ में कंपनियों ने मजदूरों के अधिकारों पर ध्यान देना कम कर दिया, जैसे कि नौकरी की सुरक्षा और सही तनख्वाह। अब अगर इसके फायदों की बात करें तो वो भी जानना जरूरी है। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न, वैश्वीकरण के भारतीय अर्थव्यवस्था पर 2 सकारात्मक प्रभाव बताइए। उत्तर, 1. उपभोक्ताओं को सस्ती व गुणवत्तापूर्ण वस्तुएं मिलीं। 2. रोजगार के नए अवसर बने। सरल व्याख्या। दूसरी तरफ इसके 2 बड़े फायदे भी हुए।
पहला, हम जैसे आम ग्राहकों के लिए बाजार में बहुत सारे विकल्प आ गए, मुकाबला बढ़ने से अच्छी क्वालिटी की चीज़ें कम दाम पर मिलने लगीं। और दूसरा, जब बाहर की कंपनियों ने हमारे देश में आकर काम शुरू किया तो उससे लोगों के लिए नौकरी के नए नए मौके भी पैदा हुए। अब एक सवाल ये भी उठता है कि इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियम कौन तय करता है? तो यहीं पर विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की भूमिका आती है। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन WTO क्या है, इसके क्या कार्य हैं? उत्तर, WTO एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो विश्व व्यापार के नियम बनाती है। कार्य: 1. व्यापार विवादों का समाधान करना। 2. व्यापार को निष्पक्ष बनाना। नोट: यह विकसित देशों के हितों की ओर अधिक झुकाव रखता है। मजेदार व्याख्या। तो WTO एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्य काम दुनिया के देशों के बीच होने वाले व्यापार के लिए नियम बनाना है। अगर देशों के बीच व्यापार को लेकर कोई झगड़ा हो जाए तो ये उसे सुलझाता है। इसकी कोशिश होती है कि व्यापार सबके साथ बराबरी से हो, लेकिन यहाँ ये जानना जरूरी है कि इस पर अक्सर ये आरोप लगता है कि इसके फैसले अमीर और विकसित देशों के पक्ष में ज्यादा होते। चलिए अब अपने आखिरी हिस्से पर आते हैं और कुछ ऐसे जरूरी शब्दों के मतलब समझ लेते हैं जो इस अध्याय में बार बार आते हैं। प्रश्न संख्या 1। प्रश्न, उदारीकरण का क्या अभिप्राय है? उत्तर, सरकार द्वारा व्यापार एवं निवेश पर लगे प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को उदारीकरण कहते हैं। मनो, सरल व्याख्या, उदारीकरण का बहुत सीधा सा मतलब है जब सरकार व्यापार और निवेश को आसान बनाने के लिए अपने ही बनाए हुए कड़े नियमों और रुकावटों को हटा देती है तो इसी प्रक्रिया को उदारीकरण कहा जाता है। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न, विदेशी निवेश किसे कहा जाता है? उत्तर, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किसी अन्य देश में किया गया निवेश विदेशी निवेश कहलाता है। सरल व्याख्या, जब कोई बड़ी कंपनी, जिसे हम बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं, किसी दूसरे देश में जाकर पैसा लगाती है, जैसे कि वहां अपनी कोई फैक्ट्री खोलना, तो उसी पैसे को विदेशी निवेश कहते हैं। क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न, बहुराष्ट्रीय कंपनियों से आप क्या समझते हैं? उत्तर, ऐसी कंपनियां जिनका व्यवसाय एक से अधिक देशों में फैला होता है। सरल व्याख्या, और ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती क्या हैं? तो ये वो कंपनियां हैं जिनका कारोबार सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं होता, बल्कि दुनिया के कई अलग अलग देशों में फैला होता है। इन्हें ही हम MNCs करते हैं। तो इन सारी बातों को जानने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल सामने आता है कि आखिर वैश्वीकरण भारत के लिए अच्छा रहा या बुरा? पिन प्रश्न संख्या 10। प्रश्न, यदि कोई कहे वैश्वीकरण ने भारत के विकास को क्षति पहुंचाई है और दूसरा कहे कि इसने सहायता की है, तो आप क्या कहेंगे? जो उत्तर, दोनों बातें आंशिक रूप से सही हैं। सहायता सकारात्मक, रोजगार और तकनीक बढ़ी है। क्षति नकारात्मक, छोटे उद्योगों को नुकसान हुआ है। माइंड सरल व्याख्या, तो इसका निष्कर्ष ये है कि असल में दोनों ही बातें अपनी अपनी जगह सही है। वैश्वीकरण ने एक तरफ तो देश में नई तकनीक लाकर और रोजगार बढ़ाकर हमारी मदद की, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इसने हमारे छोटे और घरेलू उद्योगों को बहुत नुकसान भी पहुंचाया। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका प्रभाव मिला जुला रहा है। छात्रों के हित में ये महत्वपूर्ण कार्य करने का श्रेय श्री मुकेश कुमार जैन जी को जाता है। और इसी के साथ वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था पर हमारी यह चर्चा समाप्त होती है। हम प्रवक्ता अर्थशास्त्र श्री मुकेश कुमार जैन जी का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने छात्र हित में ये उपयोगी जानकारी तैयार की। आप सभी को आपकी परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।